तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग आज MJC 01 के हॉट्स में तो गेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसमें 4-5 वीडियो रहेगा जिसमें कि सारे गेस्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, गेस्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ओके। तो ये MJC 01 का पहला लेक्चर है एंड इसमें MJC और MIC दोनों कोर्स कवर है। ओके। तो पहला चैप्टर आपका है वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो यहाँ देखिए, जैसे कि आपको जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, जैसे कि डिफाइन अ वेक्टर विथ एग्जांपल। ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 जाकर देख सकते हैं, आपका जो ऐप वाला कोर्स है वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। राइट द फार्मूला फॉर वेक्टर डिफरेंशिएशन। ओके। तो इसको हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 3 में। क्लियर है। व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर। इसके अलावा डिस्कस द ग्रेडियंट थ्योरम। ओके। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका एप्लीकेशन क्या है, एंड गिव एन इंट्रोडक्शन फॉर स्टोक्स थ्योरम। क्लियर है। तो ये सब गेस क्वेश्चन है। ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है। तो एक्सप्लेन द फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है। यानी क्या करना है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन जो है, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है और फिजिकल इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है। देन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। गिव द डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इन तीनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है। कर्ल। डिफाइन अ वेक्टर इंटीग्रेशन विथ एग्जांपल, वेक्टर इंटीग्रेशन को डिफाइन करना है एग्जांपल के द्वारा। और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को बताना है। ठीक है, क्या गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो स्केलर एंड सो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स इज ट्रू स्केलर। ठीक है। जबकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री पोलर वेक्टर क्या होता है, स्यूडो स्केलर होता है। और आपको शो करना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू थ्री डी वेक्टर इज अ स्केलर। तो ये सब कुछ गेस क्वेश्चन है। ठीक है। आपके एग्जाम के लिए ये आपको PDF मिल जाएगा। ओके। ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। स्केलर फील्ड के लिए विद प्रॉपर डायग्राम बताना है आपको, मतलब प्रूव करना है इसको। ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है लाइन इंटीग्रल के बारे में। ठीक है। यानी सिंगल इंटीग्रेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, डबल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में। और आपको एक्सप्लेन करना है वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। तो इन तीनों को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जाम्पल। किसी तीन को एक्सप्लेन करना है, तो वैसे ज़्यादा संभावना है इसके पूछने की। ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम पूछने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। तो ये MJC में वैसे पूछेगा, यदि पूछेगा भी तो। ठीक है। इसके अलावा हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। इवन जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये भी आपको नहीं डिस्कस करना है। ओके। तो ये भी आपको डिस्कस नहीं करना है। तो लॉन्ग आंसर में ये ऊपर वाले जो हैं दो क्वेश्चन है, नीचे सिर्फ आपको स्टोक्स थ्योरम करना है। ठीक है। जो MJC कोर्स लिए हैं वो ग्रीन्स थ्योरम को कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि बोथ एरिया एंड वॉल्यूम और वेक्टर्स। तो पहले हम एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो आप सभी ने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा। तो गॉस थ्योरम में आपने ये पढ़ा होगा कि गॉस थ्योरम में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है। ठीक है। तो जब इस वायर को आप तुम क्या कहते हैं गौर से ऑब्जर्व करोगे तो वायर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम डायरेक्शन में मूव करता रहता है। तो इस वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये वायर का बड़ा पिक्चर है। ओके। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। हमने क्या किया, ये जो वायर था इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो हमने वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल V हो जाएगा और यहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब आप जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना फील्ड लाइन पास करता है। ठीक है। क्लियर है। मान लीजिए कि हमने एक ऐसा एरिया बना दिया। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितना फील्ड लाइन पास करेगा। ठीक है। इस मेजरमेंट को फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। और फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस। क्लियर है। यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डेल्टा एस क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर होता क्या है। ठीक है। तो एरिया वेक्टर सिंपली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और ये सरफेस एक्स वाई प्लेन के अंदर है। कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में है।
और मान लीजिए कि इसका ये एक स्क्वायर है जिसका कि साइड है 5 मीटर और ये विड्थ भी 5 मीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, 25 मीटर स्क्वायर। तो इतने ही मैग्नीट्यूड का कोई परपेंडिकुलर वेक्टर जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो मान लीजिए कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, ठीक है, और यदि उसका वैल्यू 25 है, ठीक है, और प्लस ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा, के, मतलब कि जेड एक्सिस के कैप। तो 25 के कैप को हम बोलेंगे एरिया वेक्टर, जो कि 25 के कैप जो है, ठीक है, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेकंड क्या है कि इस सरफेस का जितना एरिया है उतना इसका मैग्नीट्यूड है, तो इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हो सकता है बट वॉल्यूम वेक्टर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कह रहा है कि बोथ एरिया एंड वॉल्यूम आर वेक्टर्स, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि आप जानते हो कि सिर्फ एरिया क्या है, वेक्टर है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि बोथ एरिया एंड वॉल्यूम आर स्केलर्स, तो आप जानते हो कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वॉल्यूम स्केलर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि दोनों स्केलर है, ठीक है। थर्ड है एरिया इज स्केलर, तो आप जानते हो कि एरिया वेक्टर है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन क्या है, एरिया इज वेक्टर, तो ये ऑप्शन राइट है। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखें, फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर स्केलर टेंसर। तो फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को जो हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का होता है। तो एक होता है आपका स्केलर, सेकंड होता है वेक्टर, और थर्ड होता है टेंसर। टेंसर, तो तीन फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर, ठीक है। वेक्टर तो होता ही है, स्केलर भी होता है और टेंसर भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ऑफ दिस, ये तीनों होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। तो डी इज राइट आंसर। ओके, तो डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। मतलब इसमें से वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो देखिए आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या है, स्केलर है। तो वॉल्यूम स्केलर है, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर है, इसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। और चूंकि डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो स्केलर बाय स्केलर क्या होगा, स्केलर होगा। तो इसका मतलब ये भी वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब किसी वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा वेलोसिटी वी। तो दिस इज राइट ऑप्शन, क्लियर है, दिस इज राइट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न क्या है देखिए, द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आई प्लस आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप इज वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है, और इसका वैल्यू यदि दिया हुआ है, कुछ भी इसका वैल्यू दिया, मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसा कुछ इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई का कोफिशिएंट क्या है, 1, जहाँ पे कुछ भी नहीं वहाँ पे 1 होगा, ठीक है। जे का कोफिशिएंट क्या है, 1, और ऐसे ही के का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसको हम या तो ए लिखेंगे, अदरवाइज हम लिखेंगे वेक्टर ए का कैप, क्लियर है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1, यानी 1 का स्क्वायर। ऐसे जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे के साथ क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर। और ऐसे ही के वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कितना हुआ, 3, तो रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। तो पहली बात तो यह है कि हर एक वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। मतलब कि हर एक वेक्टर को जो है यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ए, ठीक है, इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, क्लियर है। तो यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, रियल वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, आई एम सॉरी, गैप होगा यहाँ पे, तो एक मिनट ठहर जाइए क्योंकि ये गड़बड़ हो गया फिर।
ओके। तो ये मिट गया है किसी किन्हीं कारणों से, एक्चुअली ये मैंने गलत इरेजर सेलेक्ट कर लिया था। ओके। तो ये तो आप समझ गए ना कि वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो अभी हमने डिफाइन किया, तो हमने क्या डिफाइन किया, तो हमने डिफाइन किया कि वेक्टर ए बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए बाई ए। क्लियर है, वेक्टर ए बाई ए। यहाँ पर ये ए क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो है आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा दिया हुआ है। यानी वेक्टर ए की जो वैल्यू है भैया वो कितनी है, आई कैप, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, इतनी इसकी वैल्यू है। ठीक है। अब देखो आई कैप के साथ क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्लियर है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30। तो ये आपका हो गया रूट 30, रूट 30। तो इसका मतलब ए कैप कितना होगा, वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना है, तो वेक्टर ए है आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 30 है। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप बाई रूट 30 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, बाई 30। ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लेट देयर बी टू वेक्टर्स, मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं। ठीक है, तो पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको आप थीटा मान लीजिए। क्लियर है, तो इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, थीटा है। अब इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो कोई बीच का कोई वेक्टर होगा, ये वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। इसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो ब्रीफ में समझने के लिए हमने क्लास में करवाया हुआ है, आप कोर्स वाले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, तो यहाँ पे जो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, जब वेक्टर ए और बी है और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये तब होता है जब ए और बी क्या है, डिफरेंट वेक्टर है। क्लियर है। लेकिन जब ए और बी दोनों सिमिलर है, मतलब ए बराबर बी हो, ठीक है, ये हमने क्लास में कराया भी है आपको। तो यदि ए बराबर बी हो तो इस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाता है 2a cos θ/2, 2a cos θ/2। ये इसका वैल्यू होता है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, इसको निकालने का। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पढ़िए। क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो है किसी एक वेक्टर के बराबर है। ओके। तो यदि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हम मान लें कि a बराबर b बराबर x है, ऐसा मान लें, ऐसा मान सकते हैं ना कि नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 2x cos θ/2, 2x cos θ/2। बट क्वेश्चन में ये दिया है कि r भी क्या है, x के बराबर है। तो यहाँ पे r की जगह हम x पुट कर देते हैं, तो x बराबर कितना है, 2x cos θ/2, cos θ/2। देखिए x कैंसिल हो गया, तो cos θ/2 कितना होगा, 1/2। ठीक है, cos θ/2 क्या होगा, 1/2। तो यानी हमारे पास है 1 बराबर 2 cos θ/2, ठीक है, या 1/2 बराबर क्या होगा, बराबर होगा cos θ/2। अब मुझे एक बात बताएं कि 1/2 जो है कॉस के मतलब क्या कहते हैं, कितने डिग्री के लिए होता है, cos 60 के लिए होता है। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए θ/2 बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा बताइए, थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। योर थीटा इज 120 डिग्री। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। अब सर्च कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ 0 डिग्री, ये तो गलत हो गया। 45 डिग्री ये भी गलत हो गया। 60 डिग्री ये भी गलत हो गया। तो 120 डिग्री क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये राइट आंसर है।
अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी बराबर, ए कॉमा नहीं है, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए डॉट बी है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी, और यहाँ ब्रैकेट का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ए डॉट बी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो वेक्टर है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, ठीक है, वो होता है ए बी कॉस थीटा। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, ए बी कॉस थीटा। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और ऐसे ही ए क्रॉस बी जो है, वो होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, वो होगा ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड और एन कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एन कैप क्या है, एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा इंटू वन, दैट इज ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो अब ये क्या हुआ, ये बन गया स्केलर, ये क्या बन गया, स्केलर बन गया, ठीक है। तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है। बट क्रॉस प्रोडक्ट का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी ए बी साइन थीटा एन कैप ये वेक्टर है, बट ए बी साइन थीटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए डॉट बी, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दैट इज ए बी साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है ए डॉट बी, यानी ए बी कॉस थीटा। देखो ए बी क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा, बताओ, वन होगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये आपका वन होगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा। तो ये वन होगा, और वन बराबर कितना होगा, टैन 45 डिग्री। टैन 45 का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो दैट्स वाई थीटा इज 45 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब सर्च कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा 45 डिग्री होगा, आपके को क्या लिखोगे पाई के टर्म में। तो देखो पाई के टर्म में ये पाई बाई फोर हो जाएगा, क्योंकि पाई कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। पाई कितना होता है, 180 होता है। तो 180/4 कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। अब यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है जीरो, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, जीरो, तो जीरो तो होगा नहीं, ये गलत ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन दिया है पाई/4, तो ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पाई/4 क्या हुआ, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पाई/2 है, ये होगा नहीं, क्योंकि पाई/2 कितना 90 होता है, और पाई भी नहीं होगा, क्योंकि पाई होता है 180, ठीक है। गुड। अगला प्रश्न देखिए क्या क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, और ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, और सी का 7 है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो, देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर है जीरो, जीरो, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है एंगल ए और बी के बीच का निकालना है, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, ठीक है, और बी का दिया हुआ है, एक मिनट, ए का है 3, बी का है 5, और सी का है 7। क्लियर है, 7। तो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर होगा माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी। क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी। तो अभी मैं डिस्कस किया था कि कोई भी जो फील्ड हो, एनी काइंड ऑफ फील्ड, तो फील्ड का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो फील्ड का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो चार्ज जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, फील्ड बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव मतलब क्या हुआ, फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो कोई भी फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, एनी फील्ड हैव डायरेक्शन, ठीक है। तो फील्ड क्या होगा, फील्ड हो स्केलर क्वांटिटी होगा, तो इलेक्ट्रिक सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होगा, जो इसमें डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि पूछा है कि स्केलर कौन है। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसे होता है,
तो आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा, एक थ्योरम पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डीवी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। पढ़ा है, ठीक है। डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पोटेंशियल है, ठीक है। और आप जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, पोटेंशियल, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे सर्च कीजिए कौन सा ऑप्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये राइट हो गया। वेलोसिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम ये होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको एल से डिनोट करते हैं, और वो होता है डिस्प्लेसमेंट क्रॉस लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या होगा, डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी आपका वेक्टर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि इफ द वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी, और इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लो हम एल मान लेते हैं, ठीक है। एल हमने मान लिया ऐसा। तो ए कितना दिया हुआ है, ए दिया है 2i - 3j माइनस के, 2i - 3j माइनस के, जबकि बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो इनका सम क्या होगा देखिए, इनका सम होगा 2i + i दैट इज 3i कैप माइनस 3j प्लस 4j दैट इज जे कैप, और माइनस के माइनस 2k, तो कितना हो गया ये, -3k कैप हो गया, ठीक है। तो -3k कैप हो गया, आ रहा समझ में। सेकंड क्या है, ए माइनस बी, तो चलो ए माइनस बी को हम मान लेते हैं एल एम, ठीक है। तो ए माइनस बी को हम एम वेक्टर मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए एम वेक्टर मान लेते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 2i कैप, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर है, 2k कैप। अब इन दोनों का आप माइनस कर दें, ठीक है। तो 2i - i कितना होगा, आई कैप माइनस 3j माइनस 4j कितना होगा, -7j और माइनस के प्लस 3k कितना होगा, +2k, आई एम सॉरी 3k होगा, ठीक है, 3k होगा। अब देखिए हमें निकालना है कि हमें निकालना है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो वी हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो ऑलरेडी ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी को हमने एल मान लिया है अपने क्वेश्चन के अंदर, तो हमने इसको मान लिया है एल, और इसको हमने मान लिया है एम, तो इसको हमने मान लिया है एम, ठीक है, एम। ओके। अब देखिए एल की वैल्यू कितनी है, तो एल जो कि ए प्लस बी है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 3i + j - 3k, 3i + j - 3k क्रॉस एम कितना है, एम है आई, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कहीं कुछ गलती हो तो प्रॉब्लम गलती हो जाएगा, ठीक है। तो 2i + i 3i माइनस 3j प्लस 4j, ये हो गया j, माइनस के माइनस 2k माइनस 3k हो गया, ठीक है। 2i - i दैट इज आई, -3j -4j -7j, ओके, और माइनस के प्लस 2k, हाँ यहाँ गलती हो गया ना, देखो कितना है, माइनस के और प्लस 2k, तो कितना होगा, प्लस के होगा ना, ठीक है। माइनस के प्लस 2k कितना होगा, प्लस के होगा, ठीक है। तो ये कितना, i - 7j प्लस के, i - 7j प्लस के। अब देखो जनरली क्या होता है ना कि इसको हम सॉल्व करने का दो तरीका होता है, तो एक तो होता है डिटर्मिनेंट मेथड, बट उसमें क्या है ना कि माइनस प्लस में आप गलती कर सकते हो, ठीक है, वहाँ गलती करने की संभावना है, ठीक है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का, उसका सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होता है, देखो। जैसे हमारे पास पहला वेक्टर क्या है एल और सेकंड वेक्टर क्या है एम, तो आप क्या करो आराम से ना यहाँ पे लिख दो पहले एल एम, एल एम ऐसा लिख दो, और ऐसा 3 ब्रैकेट बनाइए आप, ठीक है, एल एम, एल एम,
और LM। तो इसमें क्या है कि इसमें डिटर्मिनेंट के मेथड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट गलती होने की संभावना कई बार रहती है, कई बार गलतियाँ हो जाती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखो आई कैप पहले वाले ब्रैकेट के आगे, सेकंड के आगे लिखो जे कैप, और थर्ड के आगे लिखो के कैप। ऐसा आप लिख सकते हो। अब देखो आई कैप का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, एक्स वाले पार्ट को छोड़ देना है, ठीक है। तो एक्स वाले पार्ट को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वाई जेड से शुरुआत होगा, तो यही शुरुआत करते हैं वाई जेड, ठीक है। वाई जेड के बाद क्या होगा, जेड एक्स, तो वाई जेड, जेड एक्स, क्लियर है, जेड एक्स, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। ऐसे वाई जेड है तो अब इसको उल्टा कर दो, ठीक है, जेड वाई, यहाँ पे क्या है जेड एक्स है तो यहाँ पे कर दो एक्स जेड, और यहाँ पे क्या है एक्स वाई, तो यहाँ कर दो वाई एक्स, क्लियर है, वाई एक्स, ओके। अब देखो तुम जानते हो कि ये तुम्हारा क्या है, ये है एल एक्स, ये है एल वाई कितना है 1, और ये है एल जेड। ऐसे ही ये क्या है तुम्हारा एम एक्स कितना है 1, एम वाई कितना है -7, और एम जेड कितना है 1, एम जेड है 1। इन सारे वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखो एल वाई कितना है, एल वाई है 1, और एम जेड कितना है, ये भी है 1, माइनस एल जेड कितना है, तो एल जेड है -3, तो ये +3 हो गया, +3 हो गया। और एम वाई कितना है, एम वाई है -7, तो ये फिर माइनस हो गया, माइनस हो गया इंटू आई कैप। ऐसे देखो दूसरा क्या है, एल जेड कितना है, देखो एल जेड है -3, और एम एक्स कितना है 1, तो -3 इंटू 1 हो गया 3, -3। एल एक्स कितना है, एल एक्स है 3, ठीक है, और एम जेड कितना है, एम जेड है 1, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, तो -3 प्लस एल एक्स कितना है, एल एक्स 3, और एम वाई कितना है -7, तो 3 इंटू -7 कितना होगा, -21, -21, माइनस एल वाई कितना है, एल वाई है तुम्हारा 1, ठीक है 1, और एम एक्स कितना है 1, तो 1 हो गया, तो -1 इंटू के कैप। तो चेक करो क्या इसका आंसर है, -22 कहीं पे दिख रहा है। ओके, मेथड यही है, कहीं पे गलती हुआ है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्यूशन को चेक कर लीजिए। 7 के 21 -1 -20, तो -20 कहाँ दिख रहा है, -20, वैसे इसका ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है, तो इसका मतलब इसमें कहीं गलती हुआ है। -20 आई -6 जे, -20 आई -6 जे, देखो ये आ रहा है -20 आई -6 जे, यहाँ तक तो आ गया, गलती यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, गलती यहाँ पे हो रहा है, तो देख लेते हैं एक बार दोबारा। एल एक्स कितना है 3, ठीक है, एल एक्स 3 है, और एम वाई कितना है, एम वाई है 7, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया, -21, ठीक है, माइनस एल वाई कितना है, एल वाई है 1, ठीक है 1, और एम एक्स कितना है, एम एक्स है 1, एल एक्स एल वाई एम एक्स, ठीक है। तो एल एक्स 3 है और एम वाई है, ठीक है, एक मिनट ठहरो, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। तो यहीं पे कुछ गलती हुआ है, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए दो टर्म सही आ रहा है ना, तो थर्ड टर्म में कहीं गलती हुई, या हो सकता है इसमें टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो, ठीक है, तो मे बी देर विल बी टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि मेथड यही है, तो इसी मेथड से आंसर आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि इफ द वेक्टर इतना इतना आर परपेंडिकुलर द वैल्यू ऑफ इतना। तो देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले वेक्टर को आप मान लीजिए ए, जो कितना है 2i + j -3 के कैप, और दूसरा वेक्टर है आपका बी, जो है 3i कैप -12 j कैप +c। क्लियर है, ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है, ए और बी। अब कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उसका 0 होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है, ठीक है, कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए बी कॉस 90, तो ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री है, कॉस 90 कितना 0, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, इसको याद रखिए, ठीक है। यदि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप, ठीक है, ऐसे ही वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और बी जेड के कैप। क्लियर है, बी जेड के कैप, वैसे इसको मैंने क्लास में ब्रीफली करवाया हुआ है, ठीक है, वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है, ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई
प्लस ए जेड इंटू बी जेड, इसकी वैल्यू होती है। तो देखो भैया, ये टर्म क्या है आपका, ए एक्स है, ये टर्म वन है, यहाँ पे वन क्या है, ए वाई है, और यहाँ पे -3 है, ये क्या है, ए जेड है। ऐसे ये थ्री क्या है, थ्री है बी एक्स, -12 क्या है, बी वाई, और ये क्या है, ये है बी जेड। ठीक है, बी जेड। तो क्या होता है, ए एक्स बी एक्स मतलब 2 × 3, ए डॉट बी बराबर होता है, ठीक है, ए डॉट बी बराबर होता है ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, और ए जेड बी जेड। ठीक है, और ये कितना है, ये जीरो है। ठीक है, जीरो है। चलो इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो ए एक्स देखो कितना है, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, तो 2 × 3 प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, तो ए वाई कितना है भाई, ए वाई है 1, और बी वाई कितना है, -12, तो 1 × -12, प्लस ए जेड बी जेड, तो ए जेड कितना है, -3, और बी जेड कितना है, सी, बराबर क्या है, जीरो। सॉल्व कीजिए इसको, 2 × 3 = 6, -12 -3c बराबर जीरो। 6 -12 कितना होगा, -12, सॉरी सॉरी सॉरी, -6 -3c बराबर जीरो। 6 बराबर क्या होगा, -3c, माइनस कॉमन ले लो, 6 + 3c हो जाएगा। ठीक है, तो 3c कितना हो गया इतना, यहाँ से c कितना हो जाएगा, 6/-3, दैट इज -2। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा -2। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। कह रहा है कि ए इज वर्टिकली अपवर्ड एंड बी इज अलोंग नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, ओके, जब तो ब्लैक बोर्ड हो गया, ये ब्लैक बोर्ड डिजिटल ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो ये डिजिटल ब्लैक बोर्ड है। तो यदि डिजिटल ब्लैक बोर्ड के को हम प्लेन मान लें, प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन मान लें, ठीक है, यदि इसको एक्स वाई प्लेन मान लें तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, ठीक है, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ ऐसे होगा। ठीक है, दैट इज योर क्या कहते हैं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, क्लियर है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो डॉट है और सर्किल है, इसका मतलब होता है कि हम दिखा रहे हैं कि ये जो वेक्टर है इस प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, प्लेन से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं प्लस के कैप से। किससे दिखाते हैं, प्लस के कैप से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जब वेक्टर क्या प्लेन के अंदर जा रहा है, जब प्लेन से बाहर आ रहा है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ओके, प्लस के कैप, और प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है, उसको दिखाते हैं क्रॉस से, माइनस के कैप। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पढ़िए जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया कि ए इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या हुआ कि ए इंटू के कैप। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं ए इंटू के कैप, इंटू के कैप। क्लियर है। और वेक्टर बी इज अलोंग नॉर्थ, तो देखो नॉर्थ को कैसे दिखाते हैं, तो ये भैया नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। और आप जानते हो कि ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो वाई एक्सिस से कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है, जे कैप होता है। तो यानी जो वेक्टर बी है जो नॉर्थ के अलॉन्ग है, उसको हम चाहें तो लिख सकते हैं बी इंटू जे कैप, बी इंटू जे कैप। क्लियर है। तो यदि हमें ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए के कैप क्रॉस बी इंटू जे कैप। क्लियर है। तो देखो ए और बी तो स्केलर है, इसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर जो है स्केलर के साथ ऑपरेट होता है। ठीक है, और वेक्टर ऑपरेट होता है वेक्टर के साथ। ओके, ये बेसिक रूल है एडिशन मल्टीप्लिकेशन का, आप बचपन से पढ़ते आए हो ना। ठीक है, कि 1 + 2 3 होता है, लेकिन आपको आपको बोला है कि 1 मैंगो + 3 क्या कहते हैं चॉकलेट क्या होगा, तो 1 मैंगो + 3 चॉकलेट होगा, ना कि 3 मैंगो हो जाएगा, या क्या कहते हैं 3 चॉकलेट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो जब भी हम जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन करते हैं, ठीक है, दैट इज अमंग सिमिलर क्वांटिटीज। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, स्केलर, इसको एक साथ रखेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे के और जे क्या है, सिमिलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये एक साथ रहेगा, तो ये के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। अब देखो हाथ घुमाने का ट्रिक जो है ना, थोड़ा सा मतलब इसको बोर्ड पे समझाना थोड़ा टफ है, ठीक है, तो इसका एक तरीका और होता है, ठीक है, कि कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखो भाई, साइकिल मेथड अब याद रखिए, ठीक है। आई कैप, जे कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई क्रॉस जे होता है प्लस के, जे क्रॉस के होता है प्लस आई, और के क्रॉस आई होता है प्लस जे, ठीक है। अब साइकिल को उल्टा कर देते हैं, साइकिल को उल्टा कर देते हैं। नेगेटिव हो, नेगेटिव हो जाएगा, तो देखो आई क्रॉस के क्रॉस जे माइनस आई, तो यहाँ पे के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई होगा, ठीक है, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई, तो ये हो गया ए बी इंटू माइनस आई। अब देखो यहाँ पे ये है आई कैप और ये क्या है, माइनस आई कैप, तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट, तो वेस्ट इज राइट आंसर, तो वेस्ट इज राइट आंसर। क्लियर है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर, क्या फर्दर क्वेश्चंस और फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर्स, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है, समय का थोड़ा लिमिटेशन हमारे पास, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, ओके।